आज भारत के प्रधानमंत्री एक बड़े प्रॉब्लम में अटक चुके हैं कि एक जमाने में जिस ट्रम्प को उन्होंने अपना दोस्त बताया, My friend, India's friend. जिनके साथ उन्होंने भारत में और अमेरिका में बड़ी बड़ी रैलीज की थी, जिस ट्रम्प ने खुद इलेक्शन के समय पीएम मोदी की प्रशंसा की थी, On the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. वही ट्रम्प आज भारत पर पाकिस्तान से ज्यादा, बांग्लादेश से ज्यादा टैरिफ्स लगा रहा है। एक जमाने में ट्रम्प ने कहा था कि बांग्लादेश के प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए पीएम मोदी खुद सक्षम है। वही ट्रम्प अब बांग्लादेश को ज्यादा पसंद करते हैं और इंडिया को कम। और तो और, ये तो हम सिर्फ और सिर्फ टैरिफ्स की बात कर रहे हैं। अब तक पेनल्टीज क्या होने वाली है किसी को पता नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि वही ट्रम्प जो एक जमाने में मोदी जी का दोस्त हुआ करता था, वही अब भारत के अगेंस्ट बात कर रहा है। तो अब कुछ इंडियंस पूछ रहे हैं, क्या फायदा हुआ उन फॉरेन ट्रिप्स का, क्या फायदा हुआ डिप्लोमेसी का? लेकिन इस पूरे सिचुएशन में एक और नई डेवलपमेंट हो रही है कि भारत, चाइना और रशिया एक साथ आ रहे हैं। अब तक हमने सोचा था कि अगर चाइना भारत पर अटैक करता है तो अमेरिका भारत को सपोर्ट करेगा, लेकिन दिन ब दिन ये क्लियर होते जा रहा है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है, एटलीस्ट भारत का तो बिल्कुल नहीं। सिचुएशन दरअसल उल्टी हो सकती है। हो सकता है फ्यूचर में भारत, रशिया और चाइना को मिलकर अमेरिका के डोमिनेंस को मात देनी पड़े। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत के लिए किससे रिलेशंस बनाना और संभालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका से, रशिया से या चाइना से। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ये है हमारी नई सीरीज ट्रम्प वर्सेस द वर्ल्ड, जहां हम डोनाल्ड ट्रम्प के दुनिया पर होने वाले इम्पैक्ट को गहराई से देखेंगे, वो भी एक इंडियन पर्सपेक्टिव से। चैप्टर 1, ट्रम्प से दोस्ती ओवर। जब ट्रम्प के टैरिफ्स की अनाउंसमेंट हुई तब इंडियंस ने दो तरह के रिएक्शंस दिए। एक टाइप के लोगों ने कहा कि 25% टैरिफ्स बहुत ज्यादा है, इससे हमारी इकोनॉमी का गेम ओवर हो जाएगा। दूसरे ग्रुप ने कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है, हम बड़ी आसानी से सरवाइव कर लेंगे। एक्चुअली ट्रूथ दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में गई है। कुछ ही मिनटों में डेटा के साथ आप सब समझ ही जाएंगे, लेकिन पहले केला खाओ। ये वीडियो देखो। यहाँ कांग्रेस वुमन मैडलिन डीन ट्रम्प के कॉमर्स सेक्रेटरी से पूछ रही हैं कि बनानास पर टैरिफ्स कितने हैं। वो कहता है कि अराउंड 10%। तो मिस डीन कहती है कि वॉलमार्ट ने टैरिफ्स आने से पहले ही अमेरिका में केलों के प्राइसेस 8% बढ़ा दिए, और ये बात जून की है जब टैरिफ्स पॉज हो चुके थे, तब भी 8% प्राइसेस बढ़े थे। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? अमेरिकन कंज्यूमर्स का। और बीच में वॉलमार्ट ने 8% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मारा। इस पर ट्रम्प के कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि कंपनीज के पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि मेक इन अमेरिका, फिर 0 टैरिफ्स होंगे। तो कांग्रेस वुमन कहती है, वी कांट मेक बनानास इन अमेरिका, एंड शी इज राइट। अमेरिका में वैसी कंडीशंस नहीं है, वैसी सॉइल नहीं है कि बनानास बन पाए। अमेरिका में वैसी कंडीशंस बनाने की कॉस्ट बाहर से इंपोर्ट करने से ज्यादा होंगी। बेसिकली अगर अमेरिका में बनानास बनाने हैं तो फिर वो कंज्यूमर्स के लिए बाहर से बनानास इंपोर्ट करने से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये बात वॉशिंगटन में बैठे इकोनॉमिस्ट नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं, लेकिन उन्हें ट्रम्प की पॉपुलैरिटी मागा ऑडियंस के साथ बढ़ानी है। उन्हें कुछ कंपनीज को अमेरिका में लाना है और अमेरिकन जॉब्स बढ़ाने हैं। कंप्लीटली इंपोर्ट्स बंद करना पॉइंट है ही नहीं। मुद्दे को समझने के लिए एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो ट्रम्प के खुद के मर्चेंडाइज का। ट्रम्प के खुद के मागा वाले कैप्स, मग्स, सब कुछ चाइना में ही बनता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। चलो वीडियो पर वापस आता है। जब ये न्यूज सामने आई कि भारत पर 25% टैरिफ्स लगेंगे तो सब ने एक ही अजम्पशन ले लिया। सपोज भारत 100 रुपए का एक प्रोडक्ट अमेरिका भेजता है और उस पर 25% टैरिफ्स लगते हैं, यानी अमेरिकन लोगों को ये प्रोडक्ट 125 रुपए में मिलेगा। वेल, इस लॉजिक में एक बड़ा फ्लॉ है, और वो फ्लॉ है एक्सेप्शंस। देखिए, इंडिया हर साल अराउंड 86.5 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स अमेरिका भेजता है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनकी अमेरिका में बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे कि मेडिसिन्स। ट्रम्प ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, और वो भी 2 अप्रैल को ही, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14257, जिनमें कुछ कैटेगरीज को ट्रम्प ने टैरिफ से एक्सक्लूड किया हुआ, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी प्रोडक्ट्स, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह आते हैं। बेसिकली वो सारी बातें जिनके इंपोर्ट्स कंप्लीटली रोक देना अमेरिका के लिए पॉसिबल ही नहीं है।
अगस्त में भी ये बात व्हाइट हाउस ने कंफर्म की कि अभी भी ये एग्जेम्पशंस वैलिड हैं। लॉजिक सिंपल है बॉस, इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। भारत के टोटल 86.5 बिलियन के एक्सपोर्ट्स में से 8.7 बिलियन तो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं जिन पर ये टैरिफ्स अप्लाई होंगे ही नहीं। पूरे अमेरिका में कंज्यूम होने वाले 47% जेनेरिक मेडिसिन इंडिया से आते हैं और ये दवाइयां अगर अमेरिका में प्रोड्यूस करने जाए तो वहां उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भारत से 6 गुना बढ़ जाएगी। वैसे ही भारत 10.9 बिलियन डॉलर्स के स्मार्टफोन्स अमेरिका भेजता है जिन पर वहां टैरिफ्स अप्लाई नहीं होंगे। जब हमने अप्रैल में ये ट्रम्प वर्सेस द वर्ल्ड सीरीज शुरू की तभी हमने एक पॉइंट मेंशन किया था कि एप्पल अमेरिकन कंपनी है, लेकिन अगर ट्रम्प ने एप्पल के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स लगाए तो फिर एक आईफोन अमेरिका में $3000 का मिलेगा। यानी ट्रम्प को भी पता है कि स्मार्टफोन्स पर टैरिफ्स लगाना स्टूपिड है। कोई भी कंपनी उनके स्मार्टफोन्स अमेरिका में बनाती है ही नहीं, तो इसमें नुकसान तो अमेरिका का ही होगा। या तो लोग स्मार्टफोन्स खरीदना ही बंद कर देंगे विच इज इम्पॉसिबल, या तो महंगे खरीदेंगे। यानी प्राइस की वजह से लोगों की डिमांड कम होने वाली है ही नहीं, और इसी वजह से स्मार्टफोन्स को और कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को ट्रम्प ने एग्जेम्प्ट कर दिया। ऐसा करते करते अगर कैलकुलेट किया जाए तो अराउंड $40 बिलियन के एक्सपोर्ट पर टैरिफ्स नहीं होंगे। यानी हमारे एक्सपोर्ट्स के अराउंड 40 to 50%। वो जो अर्लियर लॉजिक हमने समझाया था कि ₹100 का प्रोडक्ट अमेरिका में 125 का मिलेगा, डिमांड हटेगी और फिर इंडियन सप्लायर्स को फटका पड़ेगा, ये लॉजिक सारे सेक्टर्स के लिए लागू नहीं होता। यस, कुछ सेक्टर्स है जिन पर लागू होता है जरूर, जैसे कि टेक्सटाइल्स यानी कपड़े बनाने वाली कंपनीज। अप्रैल में जब ट्रम्प ने पहली बार टैरिफ्स लगाए तब बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका जैसे देशों पर इंडिया से ज्यादा टैरिफ्स थे, तो इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज को फायदा था। लेकिन अब बांग्लादेश, वियतनाम जैसे देशों पर हमसे कम टैरिफ्स है, तो ये बिजनेसेस इंडिया में एट रिस्क हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में भारत सरकार हमारे रूपी की प्राइस डॉलर के मुकाबले घटा दे। हो सकता है कि $1 $90 का हो जाए, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा, क्योंकि जब रूपी डॉलर के मुकाबले सस्ता होता है तो इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए कंपेटिटिवनेस बढ़ जाती है। ये रूपी और डॉलर की प्राइस डिसाइड कैसे होती है ये हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर और मुझ पर हो सकता है, क्योंकि हम एक्सपोर्टर्स नहीं हैं, हम तो टूरिस्ट हैं जो बाहर ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो डॉलर्स खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि इन टैरिफ्स का इंडिया के ग्रोथ पर असर ही नहीं होगा, इनफैक्ट असर जरूर होगा, लेकिन कितना? भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट आज के एस्टिमेट्स के हिसाब से 6.5% है, वो 6.25 तक नीचे आ सकता है विच इज 0.25%। लेकिन ये प्राइमरी इम्पैक्ट है, सेकेंडरी इम्पैक्ट और ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इमेजिन कीजिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और कंपनीज बंद पड़ गई, तो लोगों के जॉब्स जाएंगे, उतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, टैक्स कलेक्शन कम होगा और उनका स्पेंडिंग भी कम हो जाएगा, उनका भी प्रेशर इंडियन इकोनॉमी पर आएगा। प्लस जैसे मैंने कहा कि हो सकता है एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए और इंडियन प्रोडक्ट्स को कंपेटिटिव रखने के लिए भारत रूपी को और सस्ता करेगा, बेसिकली करेंसी डिप्रिसिएशन करेगा, जिससे हमारे लिए इंपोर्ट्स और महंगे होंगे, जिसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर भी होगा। भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स में से 18% अमेरिका खरीदता है, दैट इज ह्यूज। अमेरिका भारत का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके अगेंस्ट हमारे पास ट्रेड सरप्लस है, मीनिंग हम जितना उन्हें बेचते हैं उससे कम उनसे खरीदते हैं। आवर एक्सपोर्ट्स आर हायर देन आवर इंपोर्ट्स, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। सच तो यह है कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड कंप्लीटली रोकना अफोर्ड नहीं कर सकते, एटलीस्ट तब तक नहीं जब तक हम कोई बेहतर अल्टरनेटिव्स नहीं ढूंढते। बाकी कुछ समझो या ना समझो, ये समझ जाओ कि भारत की सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं। भारत चाइना नहीं है कि अमेरिका से डायरेक्टली पंगे ले पाएगा, और ये सबको पता है, तो भारत ब्लफ नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड अमेरिका चाहता है कि हम हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर खोल दें, जिसका इम्पैक्ट भारत के 60% लोगों पर होगा जो आज भी एग्रीकल्चर पर निर्भर है। इन कंक्लूजन, ट्रम्प के होते होते भारत का फायदा कितना होगा पता नहीं, लेकिन भारत का एक तरफ से नहीं तो दूसरी तरफ से नुकसान होगा जरूर। चैप्टर 2, रशिया का प्रॉब्लम। अब तक बात सिर्फ और सिर्फ टैरिफ्स की हो रही है। ये तो ट्रम्प ने उस लॉजिक से लगाए हैं कि भारत अमेरिका को बहुत सारा सामान बेचता है और अमेरिका से बहुत कम सामान लेता है। बेसिकली भारत का ट्रेड सरप्लस अमेरिका को चुभता है। भारत अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को यहाँ धंधा करना मुश्किल हो जाता है। अब उससे भी डेंजरस चीज की बात करते हैं, पेनल्टीज। इन पेनल्टीज के सामने 25% टैरिफ्स फीके पड़ जाएंगे। ट्रम्प
ब्रिक्स को एंटी अमेरिका कहता है और ब्रिक्स के सारे देशों को एक ना एक तरीके से पनिश करना चाहता है। पिछले 2 सालों में ब्रिक्स काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। साउथ अफ्रीका में 2023 में और रशिया में 2024 में ब्रिक्स समिट हुए थे और ये इमेज वायरल होगी, जहां बहुत समय बाद चाइना, रशिया और भारत की लीडरशिप एक साथ एक फोटो में नजर आई। और तो और ये ब्रिक्स अब और बड़ा होता जा रहा है, जिसमें 10 और पार्टनर मेंबर्स भी शामिल हो चुके हैं। आज दुनिया में अमेरिका को छोड़कर कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन इस इमेज में आप एक नई ग्लोबल सुपर पावर को देख सकते हैं, जो एक बॉर्डर में नहीं है, अलग अलग भाषा बोलती है, लेकिन फिर भी एक साथ अमेरिका को टक्कर दे सकती है। दिस इज व्हाट स्केयर्स अमेरिका, दिस इज व्हाट स्केयर्स ट्रम्प। अब इस मोहल्ले का अल्फा एनिमल कौन है, ये दिखाने की बारी है। ट्रम्प ने रशिया को बोला कि अब वॉर बस हो गई, 50 दिनों में सब खत्म करो, नहीं तो हम यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे देंगे, जिससे वो आपके शहरों पर अटैक कर पाएंगे। रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डिमिट्री मेडवेडेव कहते हैं, रशिया और अमेरिका के बीच में एक अल्टीमेटम्स का गेम चल रहा है। हर अल्टीमेटम के साथ रशिया यूक्रेन वॉर, रशिया अमेरिका वॉर बनती जा रही है। इस ट्वीट के बाद ट्रम्प ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स अप्रोप्रिएट रीजन्स में भेज दी। ट्रम्प ने कह दिया कि वर्ड्स के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ट्रम्प को पता है कि पुतिन से डील करना उतना आसान नहीं है जितना उसने पहले सोचा था। जब तक पुतिन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होते, तब तक वो सिर्फ अमेरिका के कहने पर रुकेगा नहीं। तो ट्रम्प रशिया के सपोर्टर्स को ही कट करना चाहता है। उसने देखा कि ब्रिक्स समिट में सारे वर्ल्ड लीडर्स पुतिन के साइड में खड़े हैं और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी अमेरिका का रशिया को आइसोलेट करने का प्लान कंप्लीटली फेल हो चुका है। तो अब जो भी रशिया को मदद कर रहे हैं, जब तक उनका सपोर्ट नहीं छीना जाता, तब तक रशिया सरेंडर नहीं करेगा, ये ट्रम्प को पता है। रशिया पर डायरेक्ट अटैक यानी वर्ल्ड वॉर की गारंटी, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। तो इसीलिए बेटर है कि रशिया के सपोर्टर्स को पहले ब्लैकमेल करो, उन देशों पर फोकस करो जिनकी इकोनॉमी को सबसे बड़ा डैमेज किया जा सकता है। इन शॉर्ट, इंडिया। कुछ दिनों से अमेरिकन मीडिया भारत को ब्लेम कर रही है कि हम यूक्रेन पर रशिया के अटैक को फंड कर रहे हैं। जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो रशिया ने अपना उराल क्रूड ऑयल इंडिया को एट डिस्काउंट बेचना स्टार्ट किया, और वो भी कितना पता है? रशिया ने वॉर शुरू होने के बाद भारत को पहले अपने ऑयल पर $40 का डिस्काउंट देना स्टार्ट किया। ये डिस्काउंट बाद में कम होकर अराउंड $12 हो गया, और अब लेटेस्ट रिपोर्ट कहते हैं कि डिस्काउंट कुछ $2 का, यानी पहले 2022 में डिस्काउंट हाई था, अब नहीं है। जब इन 25% टैरिफ्स की न्यूज आई तो एक और न्यूज भी फ्लोट हुई कि अब इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद करेगा, लेकिन ये न्यूज फेक निकली। इंडिया ने कंफर्म किया कि उनके रशिया के साथ लॉन्ग टर्म ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो ओवरनाइट कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन जैसे जैसे रशियन ऑयल के डिस्काउंट्स कम होंगे, इंडिया ऑटोमेटिकली उनसे ऑयल लेना बंद कर देगा। लेट मी रिमाइंड यू कि 2022 के वॉर से पहले हम रशिया से सिर्फ 0.2% ऑयल ही लेते थे। डिस्काउंट्स की वजह से हमने ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाए, जो अब कम भी हो जाएंगे। और तो और रिलायंस जैसे रिफाइनरीज ड्यूअल रिफाइनरी स्ट्रक्चर ऑपरेट करती हैं, एक डोमेस्टिक के लिए और एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के लिए। हम रशियन ऑयल को इंडिया में यूज कर सकते हैं, जिनके लिए हमें कोई भी रोक नहीं सकता, और बाकी ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऑयल के लिए वी डू हैव ऑप्शंस एंड दैट्स नॉट द मेन प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम है डिफेंस। पिछले 20 सालों में भारत का 62% डिफेंस इक्विपमेंट एक देश से आता है, और वो है रशिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा था कि रशियन S-400 सिस्टम्स ने हमें पाकिस्तान को सबक सिखाने में मदद की। ट्रम्प के थ्रेट्स के बाद इंडिया ने अमेरिका के साथ F-35 जेट्स खरीदने के डील को रिजेक्ट कर दिया, और शायद हम रशिया के Su-57s खरीद ले। रशिया तो फरवरी से ही हमें पुश कर रहा है कि हम उनसे फाइटर जेट्स खरीदें। रशिया से ऑयल के टाइज तोड़ना पॉसिबल है, लेकिन डिफेंस के टाइज तोड़ना डिफिकल्ट, एंड दैट्स द रशियन प्रॉब्लम। चैप्टर 3, द चाइनीज ड्रैगन। वीडियो की शुरुआत में आपने देखा कि कैसे ट्रम्प का खुद का मर्च मेड इन चाइना है। आज मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का कुछ इस तरह से डोमिनेंस है कि टूथपिक से लेकर टेलीस्कोप तक चाइना सब कुछ बनाता है। चाइना को एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है, तो कई कंपनीज चाइना +1 पॉलिसी अपनाती हैं, यानी चाइना में अपना प्रेजेंस रखो, लेकिन और देश ढूंढो जहां अपना प्रेजेंस हो सकता है। और अक्सर कंपनीज इंडिया को वो +1 मानती हैं। हमारा चैलेंज इस +1 स्टेटस को न खोना है। चाइना एक ऐसा देश है जिसके हर साइड में कॉन्फ्लिक्ट्स है। चाइना एशिया का बुली है, लेकिन अमेरिका पूरी दुनिया का बुली है।
एट सच अ क्रूशियल स्टेज हमें ये समझना होगा कि लोहा ही लोहे को काट सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि हमें चाइना से दोस्ती करनी चाहिए, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल जब तक चाइना लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से अपना क्लेम हटाता नहीं। लेकिन कुछ क्रूशियल मुद्दों को छोड़कर बाकी मुद्दों पर एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की जरूरत है, क्योंकि राइट नाउ हम ये अज्यूम करके नहीं चल सकते कि अगर चाइना हम पर अटैक करता है तो हमारी मदद के लिए अमेरिका आएगा। हमें आत्मनिर्भर होना ही होगा, हमें खुद के इंटरेस्ट को संभालना सीखना ही होगा। चाइना से डील करना एक ड्रैगन से बात करने जैसा है। ड्रैगन से दोस्ती भी नहीं हो सकती और ड्रैगन से दुश्मनी भी नहीं, क्योंकि पता नहीं वो ड्रैगन कब पलट जाए। आज कई लोग सवाल पूछते हैं कि क्या अब भारत और अमेरिका के रिलेशंस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं? The answer is भारत और अमेरिका के रिलेशंस कभी उतने अच्छे थे ही नहीं। अमेरिका किसी भी ट्रीटी से भारत से जुड़ा हुआ नहीं है। अमेरिका की कोई भी बात भारत ने मान भी ली, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कभी भी वो हमारी मदद करने आएंगे। क्या उन्होंने किसी भी वॉर में हमारी पहले मदद की है? The answer is no। क्या उनके वेपन्स की वजह से, क्या उनके जेट्स की वजह से भारत पर अटैक्स हुए हैं? The answer is yes। The truth is in front of you। Even if America says कि भारत भी डेमोक्रेसी है और अमेरिका भी डेमोक्रेसी है, उनके एक्शंस उनके वर्ड्स को बैक कभी नहीं करते। अमेरिका could be a friend with mutual interests, but America was never an ally। और ये बात तभी डिसाइड हो चुकी थी जब हमने कोल्ड वॉर के समय नॉन अलाइनमेंट का रास्ता चुना था। You see, जब हम इंडिया को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं तो हमें लगता है कि इंडिया एक थर्ड क्लास कंट्री है, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। ये फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड एग्जैक्टली होता क्या है? ये मैप देखिए। फर्स्ट वर्ल्ड यानी वो देश जिन्होंने कोल्ड वॉर के समय अमेरिका को अपना एलाय बनाया। सेकेंड वर्ल्ड यानी यूएसएसआर के एलाय देश। और थर्ड वर्ल्ड यानी वो सारे देश जो किसी भी सुपर पावर के साथ अलाइंड नहीं थे। इसके हिसाब से तो पाकिस्तान भी एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री था। ये मैप में क्लियर दिखता है क्योंकि वो अमेरिका से अलाइंड था। अंडरस्टैंड दिस कि भारत और अमेरिका की दोस्ती अब पिछले 30 सालों में फूली फली है, लेकिन पाकिस्तान तो अमेरिका का चड्डी बड़ी है। जब बात इंडिया और पाकिस्तान की होगी तो अमेरिका किसकी साइड लेगा ये समझने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां हमने अमेरिका और पाकिस्तान की प्रेम कहानी को एक्सप्लेन किया। आज भारत को ये याद रखना ही होगा कि जब हमने थर्ड वर्ल्ड बनने का रास्ता चुना तभी हमने ये डिसाइड कर लिया था दैट वी विल बी अलोन। जरूरत नहीं कि कोई भी देश टाइम आने पर हमें मदद करने के लिए आगे आए। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी ऑप्शन, especially when it comes to defense and security. And that's why we need to make our own weapons, because when the time comes, no guarantee that anybody is going to support us. अगर ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने पर आपने उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया कि वो तो मोदी जी का दोस्त है, वो इंडिया को ही सपोर्ट करेगा, then my friend you are wrong। ट्रम्प वही करेगा जो उसके इंटरेस्ट में है, जो अमेरिका के इंटरेस्ट में, और हमें भी वही करना है जो इंडिया के इंटरेस्ट में है, क्योंकि इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली टेम्पररी इंटरेस्ट। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फार